तो पिछले क्लास में हम लोगों ने भारत की विदेश नीति के बारे में चर्चा की थी और उसमें प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी ने जिन्होंने भारतीय विदेश नीति की रचना की थी, उनके कार्यकाल में अमेरिका के साथ भारत के संबंध किस प्रकार के थे और उसके बाद श्री लाल बहादुर शास्त्री युग में भारत और अमेरिका के संबंध किस प्रकार के थे, ये हम लोगों ने जाना था। साथ ही हम लोगों ने इंदिरा गांधी के काल में भी भारतीय विदेश नीति अमेरिका के साथ इस पर चर्चा की थी। आज हम लोग उसके आगे की बात करेंगे, यानी जनता पार्टी की सरकार के समय में किस प्रकार की भारत की विदेश नीति रही अमेरिका के प्रति। अभी तक आप लोगों ने देखा था कि 1971 में जो भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ, उसमें अमेरिका ने जहां पाकिस्तान का साथ दिया और चीन के साथ इसी दौरान उसने अपने मैत्री संबंधों, तो दूसरी ओर सोवियत संघ के द्वारा भारत के प्रति मित्रता के संबंधों को बनाया गया और सोवियत संघ के बीच में 20 वर्षीय मैत्री संधि पर हस्ताक्षर किए गए। 1974 में भारत के द्वारा न्यूक्लियर टेस्ट किया गया और उसके बाद पाकिस्तान के द्वारा भी किया गया और भारत और पाकिस्तान दोनों पर ही अमेरिका और उसके साथी देश प्रतिबंध लगा दिया। भारत पर तो बहुत असरकारी, लेकिन पाकिस्तान पर इसका असर हुआ और इसलिए आगे जाकर इस प्रतिबंध को समाप्त भी कर दिया गया। कुछ आंतरिक उथल पुथल के चलते कांग्रेस की पराजय हुई जब 1978 में चुनाव हुए और जनता पार्टी की सरकार बनी। ये सरकार मिलीजुली सरकार थी, कई दलों ने मिलकर इसे बनाया था और बहुत दिनों तक ये नहीं चली, मिड टर्म पोल कराने पड़ गए और उसके बाद मिसेस गांधी फिर प्रधानमंत्री बनी थी और हम लोगों ने चर्चा की इसका बार 1980 से 84 के बीच में मिसेस गांधी ने अमेरिका के साथ संबंध को सुधारने की पहल करते हुए अमेरिका की यात्रा की और राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन के साथ वार्ता की और लेकिन उसके पूर्व जनता पार्टी की सरकार में जब मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे और श्री अटल बिहारी वाजपेयी विदेश मंत्री थे, उस समय भारत की विदेश नीति में कुछ परिवर्तन हुआ और भारत की विदेश नीति में जो झुकाव सोवियत संघ की ओर उत्पन्न हो गया था, जिसको लेकर पश्चिमी देश बराबर भारत पर आरोप लगाते थे कि भारत की गुटनिरपेक्षता वास्तव में गुटनिरपेक्षता नहीं है, असलियत में ये सोवियत संघ की ओर झुकी हुई है। और इसके लिए वे 1978 में ही जब सोवियत संघ की सेनाओं ने अफगानिस्तान में प्रवेश किया था और भारत ने उसका विरोध नहीं किया था, उसका वो उदाहरण देते थे। जनता पार्टी की सरकार के समय इस टिल्ट को सुधारने की कोशिश की गई, अमेरिका के साथ संबंध बेहतर बनाने का प्रयास किया गया और इसके लिए मोरारजी देसाई को खास कहा जा सकता है कि उन्होंने इसके लिए विशेष प्रयास किए। वैसे अमेरिका को भी आशा हुई थी कि जनता पार्टी की जो सरकार आई है, जो जनसंघ और जनता दल इत्यादि को मिलाकर बनी है, उसके आने के बाद भारत और अमेरिका के संबंधों में रेडिकल चेंजेस आ जाएंगे, आमूलचूल परिवर्तन हो जाएंगे। यहां तक कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने जनता पार्टी की विजय को, जीत को दुनिया के सभी लोकतंत्रों के लिए प्रेरणादायक बताया और उन्होंने कहा, अखबार में ये आशा व्यक्त की गई कि अब जो सत्तारूढ़ दल है, जो रूलिंग पार्टी है, उसका रवैया अमेरिका के प्रति मित्रतापूर्ण होगा और सोवियत संघ से थोड़ा वो विमुख होंगे। मोरारजी देसाई ने भी प्रधानमंत्री बनने के तुरंत बाद अमेरिका के राष्ट्रपति जिमी कार्टर को एक संदेश भेजा और उन्होंने उसमें लिखा था कि भारत और अमेरिका दोनों मिलकर विश्व शांति, न्याय और आर्थिक प्रगति के ये जो समान लक्ष्य हैं, कॉमन इंटरेस्ट हैं, उनको पूरा करने के लिए
कदम बढ़ाएंगे और बहुत कुछ किया जा सकता है इसके लिए भारत और अमेरिका के द्वारा सहयोगात्मक रवैया को अपनाते हुए। लेकिन ऐसा कोई रेडिकल चेंज भारत की विदेश नीति में आया हो, ये नहीं देखा जाता। हाँ, ये जरूर था कि अ, भारत और अमेरिका के बीच में पहले से बेहतर संबंध हुए थे। सोवियत संघ के प्रति जो झुकाव था उस गया था, लेकिन साथ ही साथ ये भी आरोप भी लगे जनता पार्टी सरकार के ऊपर कि अमेरिका के साथ जो संबंध है उसमें जो जो इंटरेस्ट इन्वॉल्व है वो बहुत साफ सुथरे नहीं है। यहाँ तक कि मोरारजी देसाई के पुत्र के ऊपर ये कहा गया, आक्षेप लगा कि अमेरिका के साथ कारणों से संबंधों को बेहतर बनाया जा रहा है। इसी बीच 1 जनवरी 1979 को अमेरिका के राष्ट्रपति जिमी कार्टर भारत आए और कार्टर और हमारे जो प्रधानमंत्री थे उनके बीच में बातचीत हुई, बैठक हुई, जिसमें आर्थिक, व्यापारिक क्षेत्र में, विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में, शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता किया गया। एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय उस समय किया जाना था और वो था तारापुर संयंत्र को जो ईंधन मिलना था उसके लिए। जैसा हम लोगों ने पहले भी चर्चा की थी कि इस जो समझौता था उस पर यद्यपि कार्टर ने तो हस्ताक्षर कर दिए, लेकिन अमेरिकन सीनेट ने उसको पास नहीं किया और इसलिए भारत की जो जरूरत थी वो पूरी नहीं हो पाई। तो जिमी कार्टर यद्यपि बड़े शांति प्रिय राष्ट्रपति थे, लेकिन इस यात्रा के दौरान जो तारापुर परमाणु संयंत्र के लिए हमें ईंधन की जरूरत थी उसको लेकर उनका एक कथन जो माइक्रोफोन पर सुनाई दिया, उससे ये पता चलता है कि वे भी बहुत ज्यादा पक्ष में नहीं थे कि भारत को उसके लिए ईंधन प्राप्त हो। और आगे जाकर अमेरिकी कांग्रेस ने उसे जब पारित नहीं किया तो उससे ये बात और स्पष्ट हो जाती है। इस समय अटल बिहारी वाजपेयी देश के विदेश मंत्री थे और एक विदेश मंत्री के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी ने यूएन में एक सभा में ये कहा कि भारत ना तो पश्चिम का समर्थक है और ना ही पूर्व का समर्थक है, लेकिन वह शांति का समर्थन करता है और उसके लिए वो कार्य करेगा। इसी बीच में परमाणु अप्रसार को लेकर भी लगातार बातचीत हो रही थी और भारत ने चूंकि परीक्षण कर लिया था, न्यूक्लियर टेस्ट करा था, इसलिए पश्चिमी देश चाहते थे कि भारत भी एनएनपीटी में शामिल हो जाए, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी में शामिल हो जाए। लेकिन जनता पार्टी की सरकार ने, मोरारजी देसाई ने जो पूर्व में विचार था उसको ही जारी रखा और उन्होंने कहा कि ये संधि भेदभावपूर्ण है और भारत उस पर साइन नहीं करेगा। और ये वास्तविकता भी थी, क्योंकि इस संधि के द्वारा, एनएनपीटी के द्वारा उन देशों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जा रहा था जिनके पास ऑलरेडी न्यूक्लियर वेपन्स थे। ये वर्टिकल जो प्रतिबंध था उसको तो लगाता था, यानी कि नए देश इन शस्त्रों को प्राप्त न कर पाए इसके लिए तो वो प्रतिबंध लगाता था। लेकिन जिन देशों के पास पहले से ही न्यूक्लियर वेपन्स है वे और न बनाए, इस संबंध में यह संधि मौन थी और इसीलिए भारत के द्वारा इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं किया गया। तो जनता पार्टी की सरकार के दौरान यद्यपि हम देखते हैं कि इस टिल्ट को सुधारने की कोशिश की गई,
लेकिन फिर भी भारत और अमेरिका के संबंधों में जो एक ट्रेंड बना हुआ था वो जारी रहा। भारत और रूस के संबंध कहीं बेहतर रहे बनिस्बत के भारत और अमेरिका के संबंध के। 2.5 साल के अंदर जनता पार्टी की सरकार गिर गई और उसके बाद फिर से मिसेस गांधी प्रधानमंत्री बनी। और हम लोगों ने पहले भी चर्चा की थी कि कैसे इस समय मिसेस गांधी ने अमेरिका के साथ संबंधों को बेहतर बनाने के लिए अमेरिका की यात्रा की। इसके बाद हम आते हैं आगे, राजीव गांधी के समय में भारत और अमेरिका के संबंध किस प्रकार के रहे। अक्टूबर 1984 में राजीव गांधी, जो राजनीति से जिनका दूर दूर तक नाता नहीं था, जो इंडियन एयरलाइंस में एक पायलट थे, उन्हें राजनीति में आना पड़ा क्योंकि ऐसी सर्कमस्टांसेस बनी। इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई और उसके पश्चात देश ने राजीव गांधी को अपने नेता के रूप में चुना। 2/3 बहुमत से वो जीत कर आए। एक बहुत बड़ा बहुमत उनको प्राप्त हुआ था और वे इस बहुमत के माध्यम से संसद के अंदर किसी भी कानून को बनवा सकते थे। तो राजीव गांधी जब सत्ता में आए तो उन्होंने भी शांति की ही बात कही। देखिए, भारतीय विदेश नीति में कहीं कोई अचानक से कोई परिवर्तन नहीं होता हुआ दिखता है। उसमें निरंतरता, सतता जो है वो बनी हुई दिखती है, कंटिन्यूटी दिखती है। क्योंकि हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में ही ये लिखा हुआ है कि भारत शांति की नीति को अपनाएगा, युद्ध नहीं करेगा, अनाक्रमण की बात कही गई है। तो चूंकि शांति की विचारधारा पर हम बल देते हैं, इसलिए हमारी विदेश नीति किसी भी काल में इस परिधि में बंधी हुई ही दिखती है। और राजीव गांधी ने भी अमेरिका ही नहीं, विश्व के सभी देशों के प्रति जो विदेश नीति अपनाई, वो पूर्व से चली आ रही विदेश नीति का ही एक एक्सटेंशन, विस्तार कहा जा सकता है। उन्होंने अपनी विदेश नीति में 4 डीज पर बल दिया। 4 डी जो हम लोगों ने पहले भी चर्चा की थी। 4 डी जिसमें पहला डी क्या आ जाता है? डीकोलोनाइजेशन, विउपनिवेशीकरण, यानी किसी भी प्रकार के उपनिवेशवाद का भारत विरोध करता है। दूसरा, डिसआर्मामेंट, निशस्त्रीकरण। भारत शस्त्र निर्माण की बात नहीं करता, निशस्त्रीकरण पर बल देता है। विश्व में शांति स्थापना के लिए ये जरूरी है कि शस्त्रों में कमी की जाए। और इसीलिए उसके बाद आगे वो डिप्लोमेसी ऑफ पीस की बात कहते हैं, शांति की विचारधारा, शांति की कूटनीति। शांति से ही विकास संभव है। तो चौथा डी आ जाता है, डेवलपमेंट। तो डीकोलोनाइजेशन, डिसआर्मामेंट, डिप्लोमेसी ऑफ पीस और चौथा डेवलपमेंट। तो 4 डीज डिफाइन कर देती है राजीव गांधी की विदेश नीति को, और इसी आधार पर उन्होंने अमेरिका के साथ संबंधों को भी बनाया था। तो अमेरिका के प्रशासन और भारत के बीच में राजीव गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में 3 महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निर्णय लिया गया। इसमें एक बहुत बड़ा निर्णय था कि भारतीय सेना के लिए सुपर कंप्यूटर अमेरिका के द्वारा दिया जाएगा। देखिए, राजीव गांधी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो रेवोल्यूशन थी उसको लाने वाले व्यक्ति थे। आज जो आईटी के क्षेत्र में जो भी विकास हम देख रहे हैं उसका आधार राजीव गांधी के समय में डाला गया। गांव-गांव में आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को पहुंचाना, टीवी का प्रसार हुआ, इंटरनेट का प्रसार हुआ, कंप्यूटरों का प्रसार हुआ। उस समय कंप्यूटर बड़ी नई चीजें हुआ करती थी, लेकिन राजीव गांधी ने इस जो सूचना प्रौद्योगिकी थी उसका उन्होंने नींव डाली। उसमें उन्होंने भारत का भविष्य या विश्व को उन्होंने उस तरफ जाते देखा। तो इसलिए सेना के लिए सुपर कंप्यूटर, भारतीय नौसेना के लिए जो उसके फ्रिगेट्स थे उनके लिए डेटा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, और भारतीय वायुसेना के लिए लाइट जो कॉम्बैट एयरक्राफ्ट्स थे, हल्के युद्धक विमान के लिए
जीई के, जनरल इलेक्ट्रिकल के 404 इंजन, इनको लेकर भारत और अमेरिका के बीच में समझौता किया गया सहयोग के लिए। इसी बीच 13 जून 1985 को राजीव गांधी अमेरिका गए और वहां उन्होंने अमेरिका की जो कांग्रेस थी, यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सीनेट, उसके संयुक्त अधिवेशन को उन्होंने एड्रेस किया और वहां उन्होंने अमेरिका के स्टार वॉर्स कार्यक्रम की कटु आलोचना की। स्टार वॉर्स कार्यक्रम जो रोनाल्ड रीगन के आने के बाद आरंभ किया गया था, जिसके कारण अब स्पेस में भी शस्त्रीकरण बढ़ गया था। अब जो अंतरिक्ष था वो भी इससे अछूता नहीं रह गया था। सैटेलाइट्स लॉन्च हो रही थी जो जासूसी का काम कर रही थी दूसरे देशों की, और ये एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना थी रोनाल्ड रीगन की। और इससे क्या हुआ कि उसमें भी एक रेस आरंभ हो गई और अंतरिक्ष भी साफ सुथरा नहीं रह गया। जो कूड़ा करकट जिसको कहते हैं, वो वहां पर इकट्ठा आज भी हो रहा है। ऐसे बहुत सारी सैटेलाइट्स हैं जो काम नहीं कर रही हैं या उनकी जरूरत खत्म हो गई है, जो अभी भी अंतरिक्ष में मौजूद है। तो 1980 में रोनाल्ड रीगन ने स्टार वॉर्स के कार्यक्रम को आरंभ किया था। अंतरिक्ष में उन्होंने युद्ध को पहुंचा दिया था, कोल्ड वॉर को पहुंचा दिया था। उसकी राजीव गांधी ने बड़ी आलोचना की। और एक और घटना उस समय घटी, वो ये कि राजीव गांधी अमेरिका की यात्रा पर गए और अमेरिका से लौटते समय वो अनशेड्यूल्ड स्टॉपेज उन्होंने मॉस्को में लिया। यानी पहले से नियोजित नहीं था कि वे मॉस्को जाएंगे, लेकिन अचानक वे मॉस्को चले गए और वहां गोर्बाचोव से मुलाकात करके और तब वो भारत लौटे। इसकी आलोचना की गई और ये कहा गया कि ये करना उचित नहीं है, क्योंकि इससे लगता है जैसे राजीव गांधी अमेरिका में जो भी कुछ उन्होंने बात की उसको बताने के लिए सोवियत संघ गए थे, एज इफ इंडिया इज अलाइड विद यूएसएसआर, और वो बाध्य है सोवियत संघ को सारी बातें बताने के लिए। तो इसने भारत की जो इमेज थी अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में, उसको थोड़ा धक्का पहुंचाया। राजीव गांधी 5 साल प्रधानमंत्री रहे और उसके पश्चात अनेक कारणों से कई ऐसे उनके ऊपर, उनकी सरकार पर आरोप लगे, जिसके कारण अगले बार जब चुनाव हुए तो उनकी पार्टी सत्ता में नहीं आई। तो बड़ा ही विचित्र स्थिति थी। राजीव गांधी को मिस्टर क्लीन कहा जाता था, लेकिन उनके ऊपर, उनकी सरकार पे कई ऐसे घोटालों के आरोप लग गए। उसके बाद वीपी सिंह और चंद्रशेखर की सरकार रही 19 दिसंबर 1989 से जून 1991 तक। वीपी सिंह और उसके बाद चंद्रशेखर प्रधानमंत्री रहे। इन दोनों के कार्यकाल में भारत और अमेरिका के संबंध सामान्य रहे, कोई विशेष घटना नहीं घटी। क्यों? क्योंकि इनका कार्यकाल बड़ा ही अनस्टेबल था और ये आंतरिक उलझनों में ही उलझे हुए थे। वीपी सिंह के समय में मंडल कमंडल दोनों मुद्दे उठे, जिसके कारण भारत में आंतरिक रूप से बड़ी उथल पुथल थी, अस्थिरता थी। एक घटना जो इस समय घटी विश्व में, वो था गल्फ वॉर, खाड़ी संकट, और अमेरिका के द्वारा इराक पर हमला किया गया। या कहिए कि अमेरिका ने अपनी मिली जुली सेना के माध्यम से, यूएन के माध्यम से, उसने इराक को कुवैत पर हमले के नाम पर उसको कंटेन करने का काम शुरू किया। अब इस समय चूंकि भारत तो खुद अस्थिरता के दौर से गुजर रहा था, इसलिए वो कोई विशेष योगदान इस समस्या को सुलझाने के लिए नहीं दे सका। इंटरनेशनल सिनेरियो में इंडिया वॉज जस्ट एन स्पेक्टेटर, एक दर्शक के रूप में रहा। इनफैक्ट वीपी सिंह के समय में एक कंट्रोवर्सी भी उत्पन्न हुई जब उन्होंने अमेरिका के जो वायुसेना के जहाज थे जो इराक जा रहे थे, उनको रिफ्यूअल करने के लिए भारत में उतरने की अनुमति दी कि वो यहाँ पर उतर के ईंधन भरवा के और फिर आगे जाए,
जिसको लेकर वीपी सिंह की सरकार की आलोचना की गई और कहा गया कि इंडिया इज नो मोर नॉन अलाइंड बिकॉज नाउ इट इज टिल्टिंग टुवर्ड्स अमेरिका। लेकिन मेरा ये मानना है कि शायद भारत के लिए करना उचित था, क्योंकि अब तक विश्व की स्थिति बदल गई थी। सोवियत संघ का पतन हो गया था, जो हमारा एक बड़ा मजबूत मित्र हुआ करता था। नाउ वी हैड लॉस्ट इट। ऐसे में अगर भारत के द्वारा अमेरिका को रिफ्यूलिंग की अनुमति दी गई, तो वो भारत के इंटरेस्ट में था। शायद भारतीय विदेश नीति के लिए ऐसा जरूरी हो गया था कि वो अमेरिका के प्रति एक पॉजिटिव और सॉफ्ट रवैये को अपनाना आरंभ करे। तो ये कंट्रोवर्सी इस समय उत्पन्न हुई थी। इसके अलावा कोई विशेष घटना भारत अमेरिका संबंधों में नहीं घटी। इंडिया डिडंट प्ले एनी रोल इन गल्फ क्राइसिस इन द बिगिनिंग, क्योंकि हम खुद अपनी उलझनों में लगे हुए थे। इसके पश्चात पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने। श्री राजीव गांधी की हत्या हो गई दक्षिण भारत में, जब वो चुनाव प्रचार के लिए गए हुए थे। और कांग्रेस जीती जरूर, लेकिन चूंकि उनके पास अब राजीव गांधी के रूप में प्रधानमंत्री के कैंडिडेट नहीं थे, तो इट अपॉइंटेड नॉमिनेटेड नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव अनेक भाषाओं के ज्ञाता थे। ही वॉज अ लर्नेड पर्सन, और उनके द्वारा ही नए भारत का निर्माण किया गया, ये कहा जा सकता है। बिकॉज उन्होंने जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी थी उसको अपनाया, उन्होंने लिबरलाइजेशन को आरंभ किया, उन्होंने भारत में जो लाइसेंस का राज था उसको खत्म किया, और बहुत सारे ऐसे कदम उठाए जिसको आर्थिक क्षेत्र में क्रांतिकारी कहा जा सकता है। भारत और अमेरिका के संबंध के विषय में अगर हम बात करें, तो इस दौरान यानी पीवी नरसिम्हा राव के प्रधानमंत्रित्व काल में भारत और अमेरिका की जो नौसेनाएं थी, उन्होंने संयुक्त सैनिक अभ्यास किया, और भारत ने इन्वेस्टमेंट के लिए अपने दरवाजों को खोला। अभी तक तो हमने प्रोटेक्शन की पॉलिसी को अपना रखा था, हम स्वदेशी को बढ़ावा दे रहे थे, और इसलिए जो विदेशी कंपनियां थी वो भारत में इन्वेस्ट नहीं कर पाती थी, और साथ ही साथ वहां का जो सामान था वो भी बहुत ज्यादा टैक्स लगा के, कस्टम ड्यूटी लगा कर ही भारत में बेचा जा सकता था, जिससे हम अपनी कंपनीज को बढ़ावा दे। देखिए, एक जमाना वो था जब कलर टीवी भारत में 15 से 20 हजार में मिला करता था, और ये मैं आज से 40 साल पहले की बात कह रही हूँ। तो 40 साल पहले 15 से 20 हजार भी बहुत पैसे हुआ करते थे। तो वो समय था, और बाहर वही टीवी 7-8 हजार में मिल रहा है, मान लीजिए। अगर हम बाहर गए और वहां से वो 7-8 हजार का टीवी लाते भी थे, तो उस पर इतना ज्यादा कस्टम ड्यूटी लगा दिया जाता था कि वो एक्चुअली जो भारत में बना कलर टीवी उससे महंगा हो जाता था। ये इसलिए किया गया जिससे कि हम अपनी जो इंडिजिनियस इंडस्ट्रीज हैं उनको बढ़ावा दें, वरना लोग बाहर से सामान ले आकर यहाँ बेचने लगते, या गए और बाहर से ले आए, तो हम अपने सामान को नहीं खरीदते। क्यों? क्योंकि वो महंगा है। तो उसको अपनी इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्शन देने के लिए, संरक्षण देने के लिए ऐसा किया जाता था, और इसे प्रोटेक्शन की पॉलिसी कहा गया, संरक्षणवाद की नीति कहा गया। लेकिन अब जब ग्लोबलाइजेशन शुरू हुआ तो इस नीति का परित्याग करना पड़ा, अपने मार्केट्स को खोलना पड़ा, और विदेशी कंपनियां भारत में इन्वेस्ट कर सके, ये अब काम शुरू कर दिया गया। तो अमेरिका भारत में इन्वेस्ट करने वाले देशों में प्रमुख देश बन गया, और 1991 से 94 के बीच में अमेरिका ने 2039 मिलियन रुपए का डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भारत में किया। दोनों देशों के बीच में जो बायलैटरल ट्रेड था वो भी काफी बढ़ा। भारत एक मार्केट के रूप में दिखाई दिया अमेरिका को, अपने सामानों को बेचने के लिए,
और आप याद करें कि इसी समय हमारी बहुत सारी मिस इंडिया, मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स या मिस एशिया पैसिफिक चुनी गई। सुष्मिता सेन, ऐश्वर्या राय, दिया मिर्जा, इसके अलावा आगे जाकर फिर प्रियंका चोपड़ा और लारा दत्ता इत्यादि इत्यादि। कहीं ना कहीं इसकी एक वजह यह भी थी कि ग्लोबलाइजेशन के कारण भारत अब एक बाजार के रूप में देखा जा रहा था, और इस बाजार में अगर अमेरिका की कंपनी को सामान बेचना है तो उसके लिए एक इंडियन फेस चाहिए। अगर एक इंडियन फेस हमसे कहेगा ये शैम्पू अच्छा है, ये क्रीम अच्छी है, तो हम यानी इंडियन विमेन उससे ज्यादा एसोसिएट कर पाएंगी बनिस्बत के एक विदेशी चेहरा आकर हमसे ये कहे। तो एक कारण शायद यह भी था, उस समय इतने सारे हमारी जो मिस इंडिया थी वो इस प्रकार उन्होंने जो ब्यूटी पेजेंट से उन्हें जीता, और ये जो मार्केट ओपन हुआ दोनों देशों के बीच में, व्यापार बढ़ गया, उससे दोनों देश करीब भी हुए। और आपको याद होगा कि भारत ने इस समय फिर इजराइल को भी मान्यता दी। इजराइल अमेरिका द्वारा समर्थित था, लेकिन भारत ने एक लंबे समय तक अपने कुछ कारणों से इजराइल को मान्यता नहीं दी थी। अब उसने इजराइल को भी मान्यता प्रदान कर दी। हाँ, एक काम उसने अभी भी नहीं किया कि अमेरिका चाहता था कि भारत कॉम्प्रिहेंसिव जो ट्रीटी थी टू बैन न्यूक्लियर वेपन्स, यानी व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिषेध संधि, सीटीबीटी, उस पर उसने हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, परमाणु प्रसार को रोकने के लिए ये संधि की गई थी। भारत का कहना वही था कि जिन देशों ने अस्त्र शस्त्र बना लिए हैं, न्यूक्लियर वेपन्स हासिल कर लिए हैं, उन पर कोई प्रतिबंध इससे नहीं लगाया जा रहा था। भारत ने इसको असमान संधि कहते हुए इस पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। तो ये एक मुद्दा रहा दोनों देशों के बीच में टेंशन का। अदरवाइज हम देखते हैं कि जो अमेरिका के द्वारा दबाव डाला जा रहा था भारत के ऊपर ग्लोबलाइजेशन के लिए, अपने मार्केट्स को ओपन करने के लिए, तो आर्थिक क्षेत्र में तो भारत ने अपने दरवाजों को खोल दिया था, और विदेशी कंपनियां, मल्टीनेशनल ट्रांसनेशनल कंपनीज भारत में आकर इन्वेस्ट कर रही थी, यहाँ मार्केट को यूज कर रही थी। दे वर सेलिंग देयर गुड्स हियर, और ये अमेरिका के लिए बड़ा जरूरी था क्योंकि उनके पास सामान ज्यादा था, लोग नहीं थे खरीदने के लिए, और भारत की पॉपुलेशन इतनी है कि ये उन्हें एक मार्केट दिखा। और इसके अलावा किसी विदेशी कंपनी के लिए भारत में आकर अपना कार्य आरंभ करना भी आसान था। जो यहाँ का क्लाइमेट है वो कंड्यूसिव है, यहाँ पर चीप लेबर भी मिल जाता है, और इन रॉ मटेरियल भी है। तो इन सब वजहों से इन्वेस्टमेंट के लिए भारत एक अच्छी जगह देखा गया। लेकिन फिर भी अगर हम इस दौर में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के क्षेत्र में चीन के साथ, जो हमारी दूसरी साउथ एशियन कंट्री है, उससे अगर हम कंपेयर करें तो हम देखते हैं कि चीन इस मामले में कहीं आगे था। ऑल्दो चीन इज अ कम्युनिस्ट कंट्री, वो एक ऐसा देश है जहां पर शायद हम सोचते थे कि ज्यादा प्रतिबंध होंगे, लेकिन क्योंकि वहां कड़ाई अधिक थी, भ्रष्टाचार कम था, शायद इस वजह से वहां पर इन्वेस्ट करना ज्यादा अच्छा समझा गया। क्योंकि हमारे यहाँ अभी भी बहुत सारी दिक्कतें थी, लाल फीताशाही अभी भी खत्म नहीं हुई थी, रेड टेपिज्म। इसके अतिरिक्त शायद कुछ जो सोशल मूवमेंट्स थे उन्होंने भी डिटर किया फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को उस सीमा तक जाने में, जैसा कि चाइना में हम देखते हैं। फिर उसके बाद नरसिम्हा राव के बाद फिर मिली जुली सरकार का समय आया, एच.डी. देवेगौड़ा और फिर इंद्र कुमार गुजराल, ये प्रधानमंत्री बने। इस समय अमेरिका इस बात से चिंतित था कि भारत ने परमाणु शक्ति को हासिल कर लिया है
और अपनी नौसेना का वो नवीनीकरण कर रहा है। तो इन कार्यक्रमों से अमेरिका चिंतित था। अमेरिका ने WTO के सम्मेलन में जो 1996 में हुआ, उसमें उसने भारत का जो पेटेंट अधिनियम था उसको संशोधित करने के लिए भारत पर दबाव डाला। देखिए, WTO और ग्लोबलाइजेशन वगैरह के बाद पेटेंट की समस्या उत्पन्न हुई थी। ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स थे जो हमने कभी सोचा भी नहीं था कि इनको पेटेंट कराने की जरूरत है। बासमती चावल एक उसका उदाहरण है कि भारत में बहुत समय से इसका प्रोडक्शन होता रहा है, लेकिन हमने कभी पेटेंट नहीं कराया। इसी तरीके से जो मेडिसिनल प्लांट्स हैं, हमारे यहाँ तो तुलसी का पौधा हर घर में लगा होता है, उसकी जो मेडिसिनल वैल्यू है वो हमको पता है, उसके लिए हमें तुलसी को पेटेंट कराने की जरूरत नहीं है, या नीम को, या ऐसे हल्दी को। तो ऐसी बहुत सारी चीजें थी, और इसलिए इस समय अमेरिका ने भारत पर दबाव डाला कि वो अपने पेटेंट कानून को संशोधित कर ले, और अगर भारत ऐसा नहीं करेगा तो अमेरिका ने धमकी दी कि वो भारत के ऊपर सुपर 301 और स्पेशल 301 कानून के तहत कार्यवाही करेगा। ये उसने धमकी दी भारत को। गुजराल के प्रधानमंत्री बनने के बाद जून 1997 में भारत और अमेरिका के बीच में एक बहुत महत्वपूर्ण संधि एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी पर हस्ताक्षर हुआ। एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी का मतलब, इस संधि के बाद दोनों देश इस बात के लिए अग्री किए कि एक दूसरे के देश में वांछित, जो वांटेड कोई अपराधी है, क्रिमिनल है, जो वहां से भागकर दूसरे देश में उसने शरण ले ली है, उसको वे वापस कर देंगे उस देश को जहां उसने क्राइम किया है, चाहे वो उसकी नागरिकता कुछ भी हो। यानी अगर अमेरिका का नागरिक भारत आकर कोई क्राइम करके और भाग जाता है वापस अमेरिका, और भारत में वो वांछित है, तो इस ट्रीटी के पश्चात अमेरिका उसको भारत को वापस कर देगा। और इसी तरीके से अगर भारतीय नागरिक कोई क्राइम करके अमेरिका में और फिर वहां से भागकर भारत आ जाता है, तो भारत उसे वापस कर देगा। तो दिस वाज इम्पॉर्टेंट बिकॉज एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी हमारे लिए इसलिए जरूरी हो गई थी क्योंकि टेररिज्म की घटनाएं बढ़ रही थी, और उसको अंजाम देकर टेररिस्ट एक्टिविटी को दूसरे देश में चले जाते थे टेररिस्ट, तो उसको रोकने के लिए ये जरूरी था कि उनको इसी देश में ट्राई किया जाए, भारत में ट्राई किया जाए, या अमेरिका के लिए भी ये बात लागू होती है। आई के गुजराल बहुत समय तक प्रधानमंत्री नहीं रहे। उनकी सरकार के पश्चात अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट बनी, और अटल बिहारी वाजपेयी की जो एनडीए की जो सरकार बनी, उसने एक बहुत महत्वपूर्ण काम किया। 11 और 13 मई 1998 को पोखरण में परमाणु परीक्षण किया गया। एपीजे अब्दुल कलाम उसके प्रणेता थे और मिसाइल मैन उन्हें कहा गया। और इस परीक्षण के बाद भारत एक आणविक शक्ति घोषित हो गया, भारत न्यूक्लियर पावर बन गया, ऐसा माना गया। तो न्यूक्लियर पावर्स के ग्रुप में अब भारत भी शामिल हो गया इस परीक्षण के बाद। इस परीक्षण ने भारत की जो अभी तक ढुलमुल नीति थी नाभिकीय शक्ति के प्रति, उसको क्लियर कर दिया। 1974 के बाद मिसेस गांधी ने घोषित कर दिया था कि वो अब अन्य और कोई परीक्षण नहीं करेंगे, भारत नहीं करेगा ऐसा। लेकिन ये परीक्षण करके भारत ने ये बता दिया कि उसके पास परमाणु शक्ति है, वो शस्त्र बना सकता है। ये अलग बात है कि उसके द्वारा इसका युद्ध के लिए प्रयोग नहीं किया जाएगा, शांतिपूर्ण कार्यों के लिए किया जाएगा। और आगे जाकर हम देखते हैं कि मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्रित्व काल में भारत और अमेरिका के बीच में सिविल न्यूक्लियर डील साइन हुई कि नाभिकीय शक्ति का प्रयोग एनर्जी के लिए, क्लीन एनर्जी, स्वच्छ जो ऊर्जा है उसे उत्पन्न करने के लिए किया जाएगा। लेकिन इस परीक्षण के बाद अमेरिका ने
उस समय बिल क्लिंटन राष्ट्रपति थे, उन्होंने भारत के ऊपर कठोर प्रतिबंध, आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए। अमेरिका ने P5 और G8 की बैठकों में भारत की इस परीक्षण के लिए आलोचना की और दिसंबर 1999 में क्लिंटन ने परमाणु विस्फोट के बाद जो उसने प्रतिबंध लगाया हुआ था, उसमें से भारत की कुछ कंपनीज को उसने हटा दिया, यानी प्रतिबंध को ढीला करने का काम किया और जिसका भारत ने स्वागत किया। इसके बाद प्रधानमंत्री बने डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिन्होंने 2 टर्म्स सर्व किया। कांग्रेस जीत कर आई थी और कांग्रेस के अंदर से एक बिल्कुल अप्रत्याशित तरीके से डॉक्टर मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाया गया था। इस दौरान अमेरिका में राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश थे और बुश ने 1 से 3 मार्च 2006 में भारत की 3 दिवसीय यात्रा की। इस दौरान बुश ने भारत से परमाणु समझौता किया और बुश के साथ ही सिविल न्यूक्लियर डील का भी साइन हुआ भारत का, और बहुत सोच विचार के बाद इस डील पर साइन किया गया था। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भारत में कुल जो 22 परमाणु रिएक्टर्स हैं, उनमें से 14 को उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय निगरानी के लिए खोलने को वो तैयार हो गए। इस आधार पर ही ये सिविल न्यूक्लियर डील साइन की गई थी कि जो रिएक्टर्स ऐसे हैं जो केवल एनर्जी उत्पादन के लिए प्रयोग किए जाएंगे, उनका निरीक्षण IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन के द्वारा किया जा सकेगा। भारत में इसकी बहुत आलोचना की गई और कहा गया कि हमारा जो परमाणु कार्यक्रम है वो अमेरिका के नियंत्रण में चला जाएगा। तो काफी बहस के बाद पहली बार ऐसा हुआ जब देश को अपने परमाणु रिएक्टर इंटरनेशनल सुपरविजन के लिए खोलने पड़ गए। तो इसमें ये भी कहा जा सकता है कि भारत की जो यूरेनियम की आपूर्ति की समस्या थी, हमारे परमाणु जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स थे उनके लिए हमें जिस ईंधन की जरूरत थी यूरेनियम की, वो मिल सकेगा भारत को, ऐसा माना गया, वरना ये रिएक्टर्स अपनी कैपेसिटी से काम नहीं कर रहे थे। लेकिन अभी भी आपने देखा कि भारत को NSG में शामिल नहीं किया गया है। चीन उसका लगातार विरोध करता है, न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप में उसको शामिल नहीं किया गया है। तो सिविल न्यूक्लियर डील पर हम लोग विस्तार से अलग से और बात करेंगे, क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण डील थी जो भारत और अमेरिका के बीच में साइन हुई थी। मनमोहन सिंह और जॉर्ज डब्ल्यू बुश और उसके बाद बिल क्लिंटन के दौर में भारत की और अमेरिका के संबंध अच्छे बने रहे। बिल क्लिंटन ने अपने सेकंड जो टेन्योर था उसमें उन्होंने भारत के साथ संबंधों को सुधारने का काम किया था और उसके बाद बराक ओबामा राष्ट्रपति बने और ओबामा और भारत के बीच में भी संबंध अच्छे बने रहे। तो वी विल डिस्कस दिस लेटर ऑन। मनमोहन सिंह के द्वारा जो सिविल न्यूक्लियर डील पर हस्ताक्षर किए गए और उसके बाद 2009 के बाद भारत और अमेरिका के संबंध, मनमोहन सिंह और राष्ट्रपति बराक ओबामा के जो संबंध थे उसके विषय में हम लोग और बात करेंगे। बराक ओबामा के शासनकाल में भी दोनों टर्म्स में भारत और अमेरिका के संबंध बढ़िया रहे, शांतिपूर्ण, मित्रतापूर्ण रहे। उसके पहले 1990 के पहले के जो संबंध थे उसमें काफी कुछ परिवर्तन आया इस दौरान। और मुझे याद है कि जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे और अमेरिका पर WTC पर हमला हुआ था,
उस समय उन्होंने खुले दिल से अमेरिका को सहायता देने का ऑफर किया था, लेकिन अमेरिका को उस समय पाकिस्तान अपना घनिष्ठ मित्र दिखाई दे रहा था और उसने पाकिस्तान का साथ लेना ज्यादा उचित समझा था। शायद उसको ये लगा कि पाकिस्तान उसामा बिन लादेन को पकड़वाने में ज्यादा मददगार होगा, और बाद में एक्चुअली वही हुआ, क्योंकि उसामा बिन लादेन एबटाबाद पाकिस्तान में ही मौजूद था और अमेरिकन जो मरीन्स थे उन्होंने उसको वहां पर टारगेट करके उसको समाप्त किया, एलिमिनेट किया। तो भारत अमेरिका के संबंध की जब हम बात करते हैं तो उसमें पाकिस्तान अपने आप आ जाता है। एक लंबे समय तक अमेरिका ने पाकिस्तान और भारत को एक समान मानते हुए उसने अपने जो भी संबंध बनाए भारत के साथ वो पाकिस्तान सेंट्रिक रहे। अगर वो भारत के साथ कुछ करता था तो उससे कहीं ज्यादा वो पाकिस्तान को सहायता देता था, उसे साउथ एशिया में अपना एलाई मानते हुए। तो जो भारत के लिए बहुत हितकर नहीं था, क्योंकि भारत ये मानता था कि उसकी और पाकिस्तान की जो स्थिति है वो दो अलग अलग है, और भारत की जो समस्याएं थी उसको भी अमेरिका ने नहीं समझा। पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड जो टेररिज्म था उस पर कभी भी अमेरिका ने बहुत ज्यादा उस पर चिंता नहीं जताई, ये कहते हुए कि ये भारत का अपना मामला है, जब तक कि अमेरिका खुद पर आतंकवादी हमला नहीं हुआ। और जब उस पर हमला हुआ तब उसने समस्या को पूरे विश्व की समस्या के रूप में देखना शुरू किया। तो भारत अमेरिका संबंधों की ट्रेजेडी यही रही। एक लंबे समय तक दोनों देश, यद्यपि दोनों लोकतांत्रिक देश थे, दोनों की सोच एक प्रकार की थी, लेकिन उनके बीच में जो संबंध होने चाहिए थे वो नहीं हुए।